हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज दलित एंड आज के इनकम टैक्स की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। हाउ डू वी फाइंड द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ इंडिविजुअल, कंपनी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या कंडीशंस होती है, वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्योंकि जो टैक्स की बात करें, जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, वो डिपेंड होते हैं उनके रेजिडेंशियल स्टेटस पे, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो सही तरीके से उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट कर पाए। जो फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स प्रोविजंस होंगे, जरूरी नहीं है वो सेम होगा डोमेस्टिक कंपनी के लिए। सेम विद द रेजिडेंट के लिए जो होगा वो नॉन रेजिडेंट के लिए सेम नहीं होगा, डिफरेंट होता है प्रोविजंस में। तो इसलिए वी हैव टू फाइंड द रेजिडेंशियल स्टेटस। एंड अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिंपल आपको दे दी ये चीजें, कंडीशन की पर्सन आया, इतने दिन रुका, इतने दिन उसने बाद गया, तो बताओ फाइंड इट्स रेजिडेंशियल स्टेटस। सो मेक श्योर आप इन कंडीशंस को जो अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से समझे, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रेजिडेंशियल रूल एंड स्कोप ऑफ इनकम, दिस टू टॉपिक्स वी गोना कवर इन टुडेस क्लास। So first, rules for determining the residential status of an individual। अभी हम पहले सिंपल बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड करते हैं। तो इससे पहले समझे, तो यहाँ पे हम एक बात करें इंडिविजुअल की, तो क्या उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, या तो वो रेजिडेंट होगा, राइट, और या वो होगा नॉन रेजिडेंट। तो हमें देखना है किस केस में वो रेजिडेंट होगा, किस केस में वो नॉन रेजिडेंट होगा। और इसके बाद जब वो रेजिडेंट होगा तो इसमें एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी। तो ये भी हमें डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि इसमें भी जो टैक्स प्रोविजंस है वो थोड़े चेंज होते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं कब वो रेजिडेंट होगा या कब वो नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशंस है। अगर उन दो कंडीशंस में से वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, टू कंडीशंस है, राइट, एंड टू में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर रहा है, एनी ऑफ वन आउट ऑफ टू, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर वो दोनों नहीं कर रहा तो सिंपल वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी वो दो कंडीशंस है जिनमें से हम फाइंड कर पाएंगे वेदर द इंडिविजुअल इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहां पे इसे हम बेसिक कंडीशंस भी कहते हैं, कि फर्स्ट जो वो इंडिविजुअल है एटलीस्ट 182 डेज के लिए रहना चाहिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में। अगर हम बात करें, अभी चल रहा है, अगर हम असेसमेंट ईयर ले 2021, तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1920, राइट। प्रीवियस ईयर कौन सा, यहाँ पे 1920 होगा, 18, 19, 17, 18 नहीं लेंगे कि उसमें वो चाहे वो पूरा साल रहा हो, डजंट मैटर। यहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन को। अगर देखें तो फर्स्ट कंडीशन कहते हैं कि अगर असेसमेंट ईयर 2021 है तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है उससे जस्ट 1 ईयर पहले का, राइट। तो अगर वो 1920 में 182 डेज या उससे ज्यादा स्टे करा है इंडिया में, सो वो इस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई जब कर रहा है तो वो हो गया रेजिडेंट। तो यहां से एक चीज तो सिंपल हट गई, नॉन रेजिडेंट वो नहीं होगा, ही इज सेड टू बी अ रेजिडेंट। अगर हम मान लो ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो 182 डेज नहीं रहता, तो यहां पे दूसरी कंडीशन है, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर देता है अगेन ही सेड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। क्या है वो सेकंड कंडीशन, या तो वो फर्स्ट, इसमें दो चीजें हैं सेकंड बेसिक कंडीशन में, 60 डेज या 60 डेज से ज्यादा उसको रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे करना होगा इंडिया में, एंड देन टोटल 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है 1920 में एटलीस्ट 60 डेज, और इससे फिर पहले के जो 4 ईयर है जो हमारे हो गए यहाँ पे 18, 19 एंड 17, 18, 16, 17 और 15, 16, ये जो 4 इयर्स हुए, इनका जो टोटल उसका स्टे होना चाहिए वो 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन 60 डेज वाली और 365 डेज वाली
फुलफिल होगी, देन वो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एंड देन ही इज सेड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, देन ही इज सेड टू बी अ रेजिडेंट। और ये दूसरी में ध्यान रखना, दूसरी में अपने अंदर ही इसके दो कंडीशंस है। फर्स्ट है 60 डेज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले का ईयर है, एंड देन उस प्रीवियस ईयर से फिर पहले के जो 4 ईयर्स है उसमें उसको 365 दिन या उससे ज्यादा स्टे करा होगा, तभी वो रेजिडेंट होगा। राइट, आई होप आपको ये बेसिक कंडीशंस क्लियर हुई होगी। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, समझ नहीं आता क्या है, तो फर्स्ट ये चीज क्लियर करो। सेकेंड, नाउ दे आर द एक्सेप्शंस टू द सेकेंड कंडीशन। जो हमने ये सेकेंड कंडीशन पढ़ी 60 डेज और 365 डेज वाली, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कुछ एग्जम्पशन है। अगर वो पर्सन इंडियन सिटीजन है और उसने who leaves India during the previous year as a member of crew of an Indian ship, तो ये सेकेंड कंडीशन जो है वो नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे। एंड सेकेंड, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है और वो इंडिया पिछले साल आया था रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जस्ट फॉर द विजिट, तो भी ये 60 डेज वाली कंडीशन जो है वो नहीं यहां पे हम लेंगे, सिर्फ हम ये लेंगे। तो अगर ये दो चीजें होती है तो ये सेकेंड कंडीशन को हम इग्नोर करते हैं और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो ये एक्सेप्शंस भी याद रखनी है, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा इन द सेंस में कह रहा हूं 90% ऑफ द टाइम आप पेपर खोलोगे टैक्स का क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का होगा और ये कंफ्यूज करने के लिए ये एक्सेप्शन से रिलेटेड दे देते हैं। सो मेक श्योर ये चीज क्लियर हो। राइट, तो हमने बात करी, अब हमें पता चल गया कि वो रेजिडेंट है अगर इन दोनों में से कोई एक कर रहा है, और नहीं कर रहा तो वो नॉन रेजिडेंट है। राइट, तो एक चीज तो हमारी यहां क्लियर हो गई। अब हमें पता चल गया वो रेजिडेंट है, अब देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके लिए भी जो प्रोविजंस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं जब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है। तो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के लिए क्या है, दो कंडीशंस है, एडिशनल कंडीशंस जिसे हम बोलते हैं, और इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट में बेसिक कंडीशंस थी एनी ऑफ टू, कोई भी अगर एक कंडीशन होगी तो वो क्या होगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होगा। लेकिन जब हम ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं तो दो कंडीशन से अगर वो दोनों सेटिस्फाई करता है, टू कंडीशंस, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशंस ये सेटिस्फाई करता है तब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, और अगर वो ये दोनों में से एक भी नहीं करता है देन इट विल बी अ नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो रेजिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी। राइट, तो कौन सी वो दो कंडीशंस है इसमें, नंबर 1 है he has been a resident in India for at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। तो फर्स्ट क्या होनी चाहिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या, जो इसके पहले की हम जो बात कर रहे हैं, रेलेवेंट अगर प्रीवियस ईयर है हमारा 1920 हुआ तो इसमें तो वो होगा रेजिडेंट, तभी वो रेजिडेंट है, यहां तक तो हो गया। लेकिन इसके बाद जो इसके पहले के 10 ईयर्स है, 10 प्रीवियस ईयर्स है इस ईयर से पहले, इस 2021 असेसमेंट ईयर नहीं, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले, उन 10 ईयर्स में से एटलीस्ट 2 ईयर्स में किसी 2 साल में किसी वो रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट की कंडीशन अगेन हम वही लगाएंगे जो हमने पहले लगाई थी, एनी ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन। राइट, सो इस केस में अगर वो फर्स्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। इसके साथ सेकंड कंडीशन क्या है, he has been in India for 730 days or more during the 7 previous years immediately preceding the relevant previous year। और अगर हम ये फर्स्ट कंडीशन होगी वो 2 साल में क्या है यहां पर रेजिडेंट है, और सेकंड जो इससे हम 7 इयर्स की बात करें तो पिछले 7 सालों में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में एटलीस्ट 730 डेज जो है इंडिया में स्टे करा हो। अब कैसे करा हो, वो अगर 50 डेज, 182 डेज, 200 डेज ऐसे करके एटलीस्ट इतने डेज से अगर वो ज्यादा कर रहा है
और ये वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन द पर्सन इज सेड टू बी अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता तो वो रेजिडेंट तो होगा अगर हम बेसिक कंडीशन से, बट वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगा, वो होगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट। एंड अगर पर्सन सिंपल, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बेसिक कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, तो ही इज सेड टू बी अ नॉन रेजिडेंट, सिंपल। सो ये थी कंडीशंस बेसिकली थ्रू विच वी कैन फाइंड द पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल, वेदर ही इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और अगर वो रेजिडेंट है तो वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरीली, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड जब हम यहां पे बात करें प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो इसका मतलब है अगर असेसमेंट ईयर है हमारा 2021, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 1920, एंड इससे पहले के जो प्रीसीडिंग रेलेवेंट, इससे पहले के जो ईयर्स होंगे, 10 ईयर की बात करें या 7 ईयर, तो हमें इससे पहले के देखने हैं, राइट। तो इस चीज को भी मेक श्योर आप करेक्ट करें, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं 2021 से चेक कर लेते हैं, बट वो असेसमेंट ईयर है। हमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 7 ईयर्स चेक करने हैं और 10 ईयर्स चेक करने हैं, राइट। इसमें ये चीज का जरूर ध्यान रखें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहां पे अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो पूरा कंट्रोल है और जो मैनेजमेंट है उसका चल रहा है, वो कंप्लीटली सिचुएटेड है इंडिया में या पार्टली भी सिचुएटेड है, कुछ परसेंटेज भी अगर वो सिचुएटेड है, देन इट इज सेड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, देन इट इज सेड टू बी अ रेजिडेंट। अगर कुछ पोर्शन भी वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, उसके मैनेजमेंट जो हो रहा है, जो अफेयर्स है, जो भी जो डिसीजंस है इंडिया से लिए जा रहे हैं, तो दैट इज सेड टू बी अ रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब वो कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया उसका जो पूरा कंट्रोल होगा और उसके जो मैनेजमेंट है पूरा आउटसाइड इंडिया जो है रन कर रहे हैं, देन इट इज सेड टू बी अ नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर कुछ पोर्शन भी इंडिया में उसका कंट्रोल हो रहा है और उसके जो मैनेजमेंट है वर्क कर रही है, देन इट इज सेड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। एंड रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? जब जो करता है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपको पता है करता, तो हम कर्ता के लिए वो सेम कंडीशन चेक करेंगे जो इंडिविजुअल के लिए चेक करी थी। अगर वो इंडिविजुअल कंडीशन सारी सेटिस्फाई कर रहा है ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, देन HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगी। और अगर उसका जो कर्ता है, जो मेन हेड है, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कर्ता का देखना है जब हमें रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फाइंड कर रहे हैं। नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यहां पे हमारा ये पार्टनरशिप फर्म जितने भी है इनके लिए क्या होगा? अगर उनका जितना भी जो कंट्रोल है और जो मैनेजमेंट है वो होली या पार्टली सिचुएटेड है इंडिया में, देन इट इज सेड टू बी अ रेजिडेंट। अगर वो कंप्लीटली बाहर सिचुएटेड है उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट, देन इट इज सेड टू बी अ नॉन रेजिडेंट, सेम इन द केस ऑफ HUF, राइट। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी के लिए क्या है? व्हेन द कंपनी सेड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, व्हेन इट इज अ इंडियन कंपनी, नो मैटर कि उसका बाहर वो जो है मैनेजमेंट रन कर रहे हैं या बाहर बिजनेस कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, बट अगर वो इंडियन कंपनी है तो ऑब्वियसली दैट इज सेड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। सेकंड, अगर ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली इंडिया में सेटअप थी, देन अगेन दैट कंपनी सेड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की जो की डिसीजंस है, बोर्ड मीटिंग्स हो गया और जो मेन डिसीजंस है, जो एसेट्स है, वो सारे कंट्रोल हो रहे हैं अगर इंडिया से, राइट, तो उसका जो वो कंपनी होगी दैट इज सेड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो पार्शली या होली आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, देन इट इज सेड टू बी अ नॉन रेजिडेंट, और व्हेन इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, तो इस केस में वो नॉन रेजिडेंट होगी। लेकिन अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, सो उसको हम हमेशा एज अ रेजिडेंट ही मानेंगे। सो ये हो गया सबका रेजिडेंशियल स्टेटस, क्या किसका क्या कैसे हम फाइंड करते हैं, वी कैन फाइंड आउट। एंड देन
according to the provisions we can calculate the taxable income and charge the tax. Now let's talk about the scope of total income और incidence of tax. कि हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो जब इनकम अराइज हो रही है या रिसीव्ड हो रही है, डिपेंड कहां पे वो अराइज हुई है और कहां पे रिसीव्ड हुई है, उसके बेसिस पे किस पे जो है टैक्स बर्डन होगा या नहीं होगा, राइट। तो फर्स्ट केस इसमें हमारा है इफ इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड इन और आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में इनकम रिसीव्ड हो रही है या इंडिया में रिसीव्ड होने वाली है, देन डजंट मैटर वो कहां पे अराइज हुई, इंडिया में हुई या आउटसाइड इंडिया हुई, तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तीनों के लिए वो टैक्सेबल इनकम होगी अगर वो इंडिया में रिसीव्ड हो रही है इनकम, नो मैटर वो दुनिया के किसी भी कोने में अराइज हुई हो। लेकिन अगर इंडिया में रिसीव होनी है तो तीनों के लिए वो टैक्स देना पड़ेगा, तीनों को उनको देना पड़ेगा, तीनों का उन पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स होगा। सेकंड, अगर इंडिया में अराइज हो रही है इनकम लेकिन रिसीव्ड कहीं बाहर हो रही है, देन अगेन तीनों को जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन ऑल थ्री, रेजिडेंस, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो यहां पे दो चीजें हो गई, चाहे वो इंडिया में रिसीव हो या बाहर अराइज हो तब भी तीनों को देना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया में अराइज हो बाहर रिसीव हो तब भी तीनों को देना पड़ेगा, राइट। बट इफ द इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अगर वो रिसीव्ड हुई है आउटसाइड इंडिया और अराइज भी हुई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, मतलब मैं इंडिया में बैठ के कोई बिजनेस कंट्रोल कर रहा हूं या कोई प्रोफेशन सेटअप कर रखा है, लेकिन जो भी इनकम मेरी अराइज हो रही है वो बाहर हो रही है और रिसीव्ड भी बाहर हो रही है, तो उस केसेस में भी अगर इंडिया से कंट्रोल है उस इनकम का जनरेट करने का, तो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन देम, बट इस केस में जो नॉन रेजिडेंट है उसको कुछ टैक्स पे नहीं करना, उस पे देयर इज नो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब इंडिया में अगर उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। सेकंड, इसमें फोर्थ आ जाता है हमारा if income received and accrued outside India from a business control from outside India or profession set up outside India, अगर आपकी इनकम भी बाहर रिसीव हो रही है या अराइज भी बाहर हो रही है और जो बिजनेस है वो भी बाहर सेटअप है, तो इस केस में नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पे इंसिडेंस नहीं होगा टैक्स का, सिर्फ रेजिडेंट पे होगा, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसी पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल होगा और उस पे वो चार्जेबल होगा। तो यहाँ पे इंडिया में ना तो जनरेट हो रही है इनकम, ना रिसीव्ड हो रही है, बिजनेस भी इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा, स्टिल आप देखोगे यहाँ पे जो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, दैट हैज द पर्सन दैट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैज टू पे टैक्स, और जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है उस पे फॉल होगा। एंड अगेन अगर कोई इनकम है वो रिसीव्ड और एक्रूड हो रही है आउटसाइड इंडिया, नॉट फ्रॉम बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन, या किसी भी ऐसे मोड से हो रही है, बाहर रिसीव्ड हो रही है, बाहर ही अराइज हो रही है, तब भी सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे फॉल होगा इंसिडेंस एंड नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट पे नहीं होगा। तो अगर आप इसको सम अप करोगे तो आप क्या समझ आ रहा है, इनकम कहीं पे भी अराइज हो रही हो, रिसीव्ड हो रही हो, चाहे वो बिजनेस इंडिया से मैनेज हो रहा हो, बाहर से मैनेज हो रहा हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे तो हमेशा जो टैक्स इंसिडेंस है वो अराइज होगा, राइट। नॉन रेजिडेंट की बात करें तो उस पे कब टैक्स इंसिडेंस अराइज होगा, ओनली जब इनकम रिसीव्ड इंडिया में हो रही है या अराइज इंडिया में हो रही है। अगर वो अराइज और रिसीव्ड इंडिया में नहीं हो रही तो नॉन रेजिडेंट पे कोई टैक्स इंसिडेंस अराइज नहीं होगा। रेजिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे कब नहीं होगा, जब बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया करा जा रहा है और इंडिया में उसकी इनकम नहीं हो रही है, कोई भी अराइज और रिसीव, और बिजनेस बाहर से हो रहा है, तो वहां पे नॉन रेजिडेंट को, रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कुछ यहाँ पे टैक्स इंसिडेंस उसमें फॉल नहीं होगा। सो दिस इज द बेसिक द समरी ऑफ दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सो अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये कैसे एग्जांपल आ जाता है सिंपल, इसका अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपका एग्जांपल में एग्जाम में आ जाता है कि एक पर्सन है, उसकी इनकम अराइज हुई है, अगर यूएसए में हुई है उसकी 5000 अराइज हुई है, राइट। एंड देन एक उसकी हुई है इटली में, अगर हम एग्जांपल ले 10,000 हुई है, जिसका
जो बिजनेस है वो वहीं से पूरा सेटअप हो रहा था, एंड ये सारी कंडीशंस के बेस पे अमाउंट दे देते हैं, देन आपको ऐड करना है। तो अगर रेजिडेंट की बात करें तो उसमें तो सारी चीजें ऐड होगी, लेकिन अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो अगर बिजनेस बाहर से कंट्रोल हो रहा है तो ये दो इनकम जो है वो ऐड नहीं होगी, बाकी सारी इनकम ऐड होगी और उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट होगी। सो आई होप ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स का जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ आया होगा, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड मेक श्योर ये जो कंडीशंस है या जितने भी जो टॉपिक्स हमने इस क्लास में कवर करे आप अच्छे से करें, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। सो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।